हे हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। उम्मीद करता हूं कि आप काफी अच्छे होंगे। माय नेम इज रजत ढाका एंड आई एम बैक विद ए क्वेश्चन सेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारा दूसरा सेशन है। इन द लास्ट क्लास जनरली हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आयनिक कंपाउंड्स के किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड्स, कि कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते हैं, वैलेंसी कोवैलेंसी क्या होती है, कुछ बातें हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक के बारे में भी करने वाले हैं। ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन को इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि पिछले क्वेश्चन सेशन के क्वेश्चंस को आपने रिवाइज किया होगा, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, अगर जिन टॉपिक्स पे जिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स पे आप फंस रहे हैं आप उनको शार्पन नहीं करते हैं तो बात थोड़ी बनेगी नहीं। इन क्वेश्चन सेशन का असली फायदा तभी है जब आप इन क्वेश्चन सेशन की पीडीएफ्स का यूज करके अपने पूरे सेशन को रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। माय नेम इज रजत ढाका, ex quota faculty and Unacademy Plus educator from past approximately 1 year and many more to go, because this is the revolution of education and हम इसको बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। अफोर्डेबल और फ्री एजुकेशन इंडिया का जो सपना है, इंडिया के जो बहुत सारे यूथ एस्पिरेंट है, उन सबके साथ मिलकर ये कारवां बनता जाएगा। तो जी चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ। The first question is about the valency of sulfur in the sulfuric acid. First of all, sulfur is the member of oxygen family. Sulfur is the member of oxygen family having general electronic configuration NS2 and P4, resulting into 6 electron in its valence shell. So maximum bond it can form is 6 or 2 only. For example, if we talk about oxygen, oxygen maximum 2 covalent bond बनाता है और अगर तीसरा बनाएगा that is going to be कोऑर्डिनेट वन, बिकॉज ऑक्सीजन कभी भी अपने वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना अफोर्ड नहीं कर सकता, बट सल्फर के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज सल्फर की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3s2 3p4 है और 3d नामक एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाया जा सकता है। जबकि ऑक्सीजन के पास 2d नाम का कोई ऑर्बिटल नहीं होता है तो एक्साइट करवाना पॉसिबल नहीं। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सल्फर कैन मैक्सिमम फॉर्म द 6 बॉन्ड। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, इफ आई टेक अबाउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस व्हेन जब 3s के इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेंगे, 3p का एक इलेक्ट्रॉन उड़कर, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उड़कर d में चला जाए तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यहां पर टोटल बॉन्ड 4 बन। अगर मैं इसी तरीके से फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं जहां पर s के इलेक्ट्रॉन भी d में जा सकता है, तो अब s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, p के अंदर हमारे पास होंगे इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन और d के पास अब हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो द नेट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी इज 6। एंड इफ वी टॉक अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला हम जानते हैं बहुत ही कॉमन, किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। H2SO4 is also known by name king of acid। और किस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ 6 बॉन्ड बनाता है। सो रिजल्टिंग इनटू द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6। 6 वैलेंसी यहाँ पर इसकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं। अगेन नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था ध्यान से सुनिए, मे बी आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हो और इजी तो होंगे ही जब हम 45 से 50 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो फंडामेंटल्स को, बेसिक को इज्जत देना सीखना होगा। फंडामेंटल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, सो ऑलवेज वर्क ऑन योर फंडामेंटल। स्पीड बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 NP3 फैमिली में आती है। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं N2 की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और एक एक लोन पेयर भी। तो electron involved in the bond formation are 3 bonds, so 6 electron are involved in the bond formation
आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन। फटाफट साथ के साथ मुझसे पहले सभी का कमेंट सेक्शन में आंसर चमक जाना चाहिए। बोल दो, हम बात तो कोवेलेंट बॉन्ड की कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स यहाँ पर आ गए हैं और हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में यहाँ बात की जा रही है। द वन थिंग इज कॉमन कि आपको कभी भी जो चीज कॉमन है उसके ऊपर देखकर डिसीजन नहीं लेना है। वाई सो? बिकॉज लिथियम प्लस आयन की जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लिथियम प्लस आयन की जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो सब में कॉमन है। वी आर हैविंग हियर 3 एनायंस, हमारे पास यहाँ है फ्लोराइड आयन, यहाँ पर है क्लोराइड आयन, यहाँ पर है ब्रोमाइड एंड लास्ट वन वी हैव आयोडाइड आयन। किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना आसान है? आयोडीन हैव ए वेरी वेरी बिग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सो इट बिकम्स इजी फॉर द लिथियम टू डिस्टोर्ट दैट क्लाउड। वो अपनी तरफ उसको खींचकर डिस्टोर्ट कर देगा और कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम। तो lithium iodide have the highest covalent character due to bigger size of iodine, due to higher polarizability। अगर आपसे रीजन एग्जाम में थ्योरेटिकल वे में पूछ लेता है तो हायर पोलराइजेबिलिटी ऑफ anion, higher polarizability of anion is the reason lithium iodide is going to be the answer. The nature of bonding in graphite is, that seems quite much interesting। कैसे बॉन्ड होते हैं, कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, आपको मैं एक बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा। आप जस्ट मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड का समय दीजिए। ग्रेफाइट आपके सामने हाजिर है। दिस इज हाउ ग्रेफाइट लुक्स लाइक। सम ऑफ थिंकिंग कि नहीं सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा ग्रेफाइट कैसा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम अभी देखने वाले हैं। तो होता क्या है, ग्रेफाइट में आपने इतना देख सुना होगा, अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो ग्रेफाइट के अंदर आपने इतना सुना होगा कि हेक्सागोनल शीट्स होती है। क्या होती हैं? हेक्सागोनल शीट्स। एक कार्बन है जो इस तरीके का बॉन्डिंग पैटर्न है उसके पास, और यहाँ पर ऐसे हर कार्बन के पास यहाँ पर आपको कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए दिखाई देंगे? यू कैन इजिली सी एवरी कार्बन इज फॉर्मिंग द 3 सिग्मा बॉन्ड। हर कार्बन की यही सिचुएशन रहने वाली है और इसी तरीके की एक हेक्सागोनल शीट बनती जाएगी। और कार्बन के ऊपर एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहने वाला है हर कार्बन के ऊपर, जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाता है। एक सॉफ्ट एलिमेंट बनाता है जो एक दूसरे के ऊपर इजिली स्लाइड होता है। आपको पता है हमारे जो हम कॉपी पेंसिल में यूज करते हैं, जिसको हम लेड पेंसिल के नाम से जानते हैं, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है कि लेड पेंसिल के अंदर लेड कितना परसेंट होता है? 0। लेड मीन्स पीबी, और पीबी अब्सेंट होता है लेड पेंसिल के अंदर। लेड पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट प्रेजेंट, और वो ग्रेफाइट इसलिए होता है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि हेक्सागोनल शीट्स होती हैं। क्या होती हैं? वी हैव सम हेक्सागोनल शीट्स। कैसी दिखाई देती हैं वो शीट? कुछ इस तरीके की। एज यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी एक कार्बन को बीच वाले को पकड़िए, यहाँ से आपको इसके 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, इसके भी 3, कोने वालों के 3 नहीं है क्योंकि अभी बॉन्डिंग खत्म नहीं हुई, आगे 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 चलती जाएगी, ये शीट बहुत लंबी जाने वाली है। तो दिस इज वन हेक्सागोनल शीट। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरी और तीसरी, ये भी कुछ अलग अलग हेक्सागोनल शीट्स हमारे पास हैं यहाँ पर। तो इन्हें हेक्सागोनल शीट के बेस पे हमें यहाँ पर क्या लेना है? डिसीजन लेना है। तो व्हाट वी आर एबल टू सी हियर कि इन हेक्सागोनल शीट्स के बीच में क्या होते हैं? एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, और आपको पता है बॉन्ड वीक होता है तो उसकी लेंथ लंबी होती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बॉन्ड ज्यादा लेंथ के नहीं है, छोटी छोटी लेंथ के हैं, और यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर के ये बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं काफी बड़ी लेंथ के, क्योंकि दीज आर समवट वीक बॉन्ड्स। और यहाँ पर अभी मैंने इसको अभी अभी तोड़ दिया था, तो बनाने में टाइम लगेगा, तो हम इसको सिर्फ ऐसे रैंडमली मैं रखकर बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। तो ये लेयर्स जो ये बॉन्ड है ये वीक है, इनको इजिली तोड़ा जा सकता है, एंड दीज 2-3 लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। वो बहुत इजिली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेफाइट। सारे बॉन्ड कैसे हैं? ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए।
Moving further, which of the following which with which the given pairs CO2 resembles? किस किस स्ट्रक्चर में CO2 की स्ट्रक्चर मिलती है, ये आपको यहाँ देखना होगा। अगर आप CO2 की बात करें तो CO2 एक sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर मॉलिक्यूल है। sp हाइब्रिडाइज्ड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और इसी तरीके से जब मैं C2H2 की बात करता हूं तो वो भी आपका एक linear molecule. If I talk about SnCl4, SnCl4 sp3 hybridization का एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन तो आउट ऑफ गेम हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं NO2 की, हाउ डज NO2 लुक्स लाइक? NO2 कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर मैं बात कर रहा हूं NO2 नेगेटिव की, अगर हम सिर्फ नॉर्मल NO2 की बात करते हैं तो नॉर्मल NO2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2O4 की फॉर्म में। तो एक बार मैं पहले आपको N2O4 की स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, वहां से आप स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सकते हैं NO2 की। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको NO2 की दिखाई पड़ेगी। तो जब हम NO2 के N2O4 की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो जब हम NO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां से तोड़कर आप उसकी स्ट्रक्चर को डिड्यूस कर सकते हैं। डेफिनेटली इट इज नॉट नियर बाई CO2। तो NO2 अगर सेम नहीं है तो दोनों ही ऑप्शन में तो NO2 आता है, COD भी गलत हो गया है। तो हमारा एक तो क्लियर है कि C2H2 भी लीनियर होता है, CO2 भी लीनियर होता है। व्हाट अबाउट HgCl2? HgCl2 की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो सब हम देख लेते हैं। मर्करी, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दिस इज द मेंबर ऑफ 5D सीरीज, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 5D10 6s2। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 6s2 के जो दो इलेक्ट्रॉन है, द 6s2 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द 6p। यहाँ पर S के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन P में चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और ऐसा जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है? sp हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाली है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा। इज इट क्लियर? जी हाँ। तो हमने HgCl2 जो लीनियर है और C2H2 जो लीनियर है, दोनों की स्ट्रक्चर को देख लिया। Moving to the question number 6. For the formation of covalent compound, the difference in value of electronegativity. ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था देर आर नो प्योर कोवेलेंट कंपाउंड और देर आर नो प्योर आयनिक ईदर। कोई भी प्योर होता ही नहीं है, किसी के अंदर थोड़ी कमियां होती हैं। तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें कि सर कब कोवेलेंट बॉन्ड डोमिनेटिंग होगा और कब आयनिक बॉन्ड डोमिनेटिंग होगा, तो मैं आपको बता दूं। इफ ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है और इनके बीच का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या कह रहा हूं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इक्वल टू 1.7 है, ऐसे सिनेरियो के अंदर इट विल बी 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन क्या आ जाता है? 1.7, तो मोर डोमिनेटिंग, यहां पर मोर आयनिक हो जाएगा, डोमिनेट आयनिक करना शुरू कर देगा। और अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारा है वो लेस देन 1.7 होगा तो वो मोर कोवलेंट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक पूरा उसका एनालिसिस देख लिया। अब हम कंपाउंड को कैसा बनाना चाह रहे हैं? कोवलेंट बनाना चाह रहे हैं। तो आपका डिफरेंस इक्वल और लेस देन 1.7 होगा तो ही हमारे लिए बेटर है। उससे अगर ज्यादा हुआ तो आयनिक डोमिनेट करना शुरू कर देगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ए बी टाइप के मॉलिक्यूल की बात करता हूं या फिर ए टाइप की मॉलिक्यूल, ए टाइप का कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो हमेशा नॉन पोलर होगा और जनरली नॉन सोल्यूबल होगा।
इनसोल्यूबल आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ए बी टाइप के मॉलिक्यूल की, तो ये पोलर तो होगा, लेकिन द क्वेश्चन इज पोलैरिटी होगी कितनी, हाउ मच पोलर इट विल बी। तो ए बी कितना पोलर होगा वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, लेकिन स्टिल दे आर ऑलवेज लेस चार्ज देन द आयनिक कंपाउंड्स। बिकॉज यहां पर जब चार्ज आ भी जाएगा तो वो कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहां फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। अगर फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, वहां सोल्युबिलिटी ज्यादा है। तो ionic covalent compounds are generally insoluble in water, but definitely its word generally ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट कंपाउंड सोल्यूबल हो गए ही नहीं, बहुत सारे हो भी जाएंगे, बट जनरली की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की यहां पर बात चल रही है, तो लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग फ्रॉम द ऑप्शन फर्स्ट। ICl की बात करूं तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और उसने एक बॉन्ड बना लिया है, तो डेफिनेटली उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड बना लिया है, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। नोट ए डेफिशिएंट सेंटर। अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया के पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, बिकॉज नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 बॉन्ड्स 8। इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन सी विच इज BCl3, boron trichloride, so definitely it is going to be electron deficient compound. How this is electron deficient? Because boron's electronic configuration, boron की electronic configuration क्या है? boron have atomic number 5 and electronic configuration of valence shell is 2s2 2p1. Means 3 electrons are present in the valence shell of boron, and if it is going to form the 3 bonds, बोरोन इज गोइंग टू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट PCl3, phosphorus have 5 electrons plus 3 bond is equal to 8। चलो, ए सिलिकॉन हैज 9 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स इन फॉर्मिंग द बॉन्ड। क्या करता है सिलिकॉन? सिलिकॉन लूज करता है, गेन करता है, या फिर शेयर? देखिए, सिलिकॉन इज नॉट मेटल। अगर मेटल नहीं है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो सोचेगा भी नहीं। तो आप कहीं सर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, आपको तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ना। तो सिलिकॉन इज नॉट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो। सिलिकॉन इज नॉट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यू कैन से कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम ही है, और द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर वो ना ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के कैपेबल है और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कैपेबल है, ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या करना पसंद करेगा? सिलिकॉन वुड लव टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन वुड लव टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर करेगा तो कैसे बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चाहे आप SiCl4 की बात करें, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या फिर आप सिलिकॉन के 4 बॉन्ड मिथाइल के साथ बात करें तो वो भी आपका कैसा होगा? कोवेलेंट इन नेचर ही होगा। इज इट क्लियर? तो दोनों ही केस में बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट बनने वाला है। तो डेफिनेटली इट वुड लव टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, इट विल नीदर लूज द इलेक्ट्रॉन nor it will gain the electron, it will share the electron. Moving to the question number 10, which of the following occurs when two hydrogen atom bond with each other? मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग होती क्यों है, why this bonding happens। हमने ग्राफ भी बनाने की कोशिश की थी, जहां पर हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया था, और यहाँ पर R विच इज डिस्टेंस। तो जब ये एटम बहुत दूरी पर होते हैं, जब कोई भी दो बाइंडिंग एटम्स काफी दूरी के ऊपर होते हैं, तो उनके बीच में जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिकॉज दे नीदर अट्रैक्ट ईच अदर और दे नीदर रिपेल ईच अदर। जब अट्रैक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है, और जब रिपेल करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जाती है। इज इट क्लियर? तो चलिए,
दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। क्या होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम 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 कम, एक पॉइंट आता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इस आर को, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो जब भी कोई दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। दैट इज द रीजन व्हाई द एटम्स आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। इसी वजह से तो एटम्स बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 11। If the atomic number of the element X is 7, its electron dot symbol, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, when we talk about लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो यहां पर हम कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, वी शुड शो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स और वी शो द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप हड़बड़ाहट में हैं, जल्दी में हैं, तो आप हो सकता है 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दें, लेकिन अगर 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास टोटल हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 and 2p3। And now we would love to show the valence electron only in the electron dot structure. So अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर x का एक जगह आप लोन पेयर शो कर सकते हैं बिकॉज ये ns2 में है, और p वाले तीनों इलेक्ट्रॉन को आप चाहें तो अलग अलग कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट लुईस डॉट सिंबल फॉर द एलिमेंट x। मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कोवेलेंट। आपको क्या बताया था बेटा कि परसेंट आयनिक जो है, परसेंट आयनिक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि परसेंट कोवेलेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहां पर आपको अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको यहां पर यही पता लगाना है कि यहां पर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां पर है। ठीक है, चलिए, तो परसेंट आयनिक और परसेंट कोवेलेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मोस्ट कोवेलेंट कौन है, मोस्ट कोवेलेंट वही है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो मिनिमम है। अगर मैं बात करता हूं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.5 और फ्लोरीन की होती है 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो यहाँ पर मोस्ट कोवेलेंट नेचर ऑक्सीजन से नीचे जाएंगे तो सल्फर का होगा। अगर हम बात करना चाहते हैं कि सल्फर वर्सेस ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो लेट्स एक बार थोड़ा सा इन दो ग्रुप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, और यहाँ पर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहाँ पर सल्फर और ब्रोमीन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियर बाई क्या होने वाली है, सेम। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, बट डेफिनेटली डायगनली वो एक दूसरे के लाई कर रहे हैं, और अगर डायगनली एक दूसरे के लाई करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा हमें फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कोवेलेंट कैरेक्टर की जब हम बात करेंगे तो सल्फर और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा कोवेलेंट इन नेचर रहता है। चलो, मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 13, द कोवेलेंट कंपाउंड HCl हैज द आयनिक कैरेक्टर। सर ये कोवेलेंट है, आयनिक है, समझ नहीं आता। जब भी हम लैब में जाकर देखते हैं तो हमें पहली बात तो HCl लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ मिलता है। आपको HCl कैसा मिलता है, लिक्विड रखा हुआ मिलता है, कहां पर, लैब में। बट इज इट ट्रू दैट HCl इज लिक्विड? नो, HCl is gas at the room temperature. HCl is gaseous in nature at the room temperature. अब बात करते हैं कि आयनिक करेक्टर है या कोवेलेंट है। अरे गैस होता है तो फिर लैब में जाकर लिक्विड क्यों हो जाता है, क्योंकि लैब में हमारे पास जो HCl होता है दैट इज नॉट प्योर HCl, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर। तो वहां पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो वो बहुत इजीली H+ और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट भी हो जाता है।
लेकिन अगर मैं प्योर HCl की बात करूं तो गैसियस तो होगा ही और उनके बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होगा, बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अच्छा खासा है, बट दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं तो आयनिक बॉन्ड तो नहीं होगा। अब बात यह है कि इसके अंदर आयनिक करेक्टर आता क्यों है, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, पार्शियल चार्ज इज डेवलप्ड, so the electronegativity of chlorine is greater than of hydrogen, that's the reason कि उसमें चार्ज आता है और चार्ज ज्यादा आने की वजह से परसेंट आयनिक करेक्टर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर, अगेन यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट, और कोवेलेंट करेक्टर कहाँ ज्यादा होगा ये बात कर। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के कैटायंस देखने को मिल रहे हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस एंड बेरिलियम। लिथियम, सोडियम और बेरिलियम प्लस 3 टाइप के कैटायंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग है, किसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा है? पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो सबसे ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर बेरिलियम की ही होने वाली है। इफ वी कंपेयर बिटवीन द लिथियम एंड सोडियम, लिथियम हैव द स्मॉल साइज, विल हैव मोर पोलराइजेशन पावर। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आ जाएगा कि बेरिलियम की सबसे ज्यादा है, फिर लिथियम और सबसे कम सोडियम की। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए कोवेलेंट OH बॉन्ड इन वोटर, कि वोटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बोल रहा है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो किससे कम है किससे ज्यादा है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से उसने हमें कंपेयर करने के लिए बोला। इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड। H बॉन्ड का मतलब समझ रहे हैं? जब आपको मैंने क्लास बॉन्डिंग शुरू कराई थी तो आपको इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर नामक 2 बॉन्ड बताए थे। आपको बताया था कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होंगे उसकी एनर्जी 20 से 200 या 300 किलो जूल पर मोल तक जा सकती है, और जबकि इंटर मोलिक्यूलर बॉन्ड्स की बात करेंगे तो उसकी एनर्जी सिर्फ 2 से मैक्सिमम 20 तक ही जा पाती है। तो इंटर मोलिकुलर बॉन्ड चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या किसी भी टाइप की वंडरवॉल बॉन्डिंग, हमेशा वीक ही होंगे एज कंपेरेटिव टू इंटर एटॉमिक बॉन्ड। वो बोल रहा है कि यहां पर जो हमारा मैंने ये थोड़ा सा लीनियर बना दिया है, लेकिन हमें पता है कि लीनियर होता नहीं है, तो चलो इसे थोड़ा सा बेंड शेप में ही बना देते हैं। यहां पर हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके पार्शियल नेगेटिव और इसके पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, यहां इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड को बॉन्ड ए और इस बॉन्ड को बॉन्ड बी बोलूं तो वो बोल रहा है कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, इजिली सी, वो तो पार्शियल बॉन्ड है। ए इज ए कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, तो एनर्जी तो ज्यादा ए की ही होगी। OH बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल, मोर बॉन्ड एनर्जी देन हाइड्रोजन। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इच NHNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अंदर उसकी कोवेलेंसी कितनी है? तो सबसे पहले तो आपको नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर वैसे मैं लास्ट क्वेश्चन सेशन में भी बना चुका हूं, जहां पर हमसे HNO2 के बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में पूछा गया था। यहां पर हम बात करने वाले हैं HNO3। क्या देख पा रहे हैं आप? हाउ मेनी बॉन्ड दे आर फॉर्मिंग। नाइट्रोजन यहाँ पर आपके 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है बॉन्डिंग बनाने के लिए। नाइट्रोजन इट्स यूजिंग its all 5 electron for the bond formation. The valency of nitrogen in HNO3 is going to be 5. Here it will have positive charge, it will have negative charge. So valency 5 रहेगी। लेकिन क्या नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में फिर 10 इलेक्ट्रॉन हैं? जी नहीं, नाइट्रोजन और कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकता। इसके वैलेंस सेल में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन ही है। वैलेंसी कोवैलेंसी इसकी 5 रहेगी। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन्स ए, फिर से सेम क्वेश्चन जो अभी पीछे पूछा था,
HCl के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होगा, तो डेफिनेटली दे हैव ए नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका 1s और इसका हमारा 3p इन्वॉल्व होता है। 1s 3p के बीच में एक सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा कंपाउंड बोल रहा है जहां आयनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर मैं CCl4 की बात करूं तो यहाँ प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अगर मैं CCl2 की बात करूं तो यहाँ डोमिनेटली आयनिक नेचर होगा, यहाँ पर डोमिनेटली कोवेलेंट नेचर होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट NH4Cl, तो NH4 के अंदर यहाँ पर जो बॉन्ड है, दीज ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स and its bond with the chlorine negative is the ionic। तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड जो हैं वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, NH4Cl में। चाहता तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाकर पूछा जा सकता था, ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जहां पर कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक्स हर टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम कह सकते थे आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। अगेन फैजान भाईजान की बात चलेगी जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर की बात होगी, तो यहां पर कैटायन तो फिक्स है, कैटायन इज कैल्शियम 2+। इसकी कम ज्यादा है कम है जैसी भी है, पोलराइजेशन पावर वही है, सब में कॉमन है। लेकिन किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करना इजी है, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना ज्यादा इजी है, और अगर ऐसा है तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली हायर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक की बात करेंगे तो वो CaF2 होगा, और सबसे ज्यादा कोवेलेंट की बात करेंगे तो वो CaI2 होगा। आंसर विल बी ऑप्शन टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको अनअकैडमी प्लस के कुछ बैचेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बट किसी महान इंसान ने कहा है इट्स नेवर टू लेट, है ना, कभी बहुत ज्यादा लेट तो नहीं होता है। अगर अभी भी आप समय रहते अपनी तैयारी को एक फुल स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप समर्थ बैच, जहां पर आपको ऑल इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से सुपर अचीवर बैच है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैच ऑफ अन अकेडमी, इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में या इसके अलावा भी बहुत सारे सुपर डुपर बैच चल रहे हैं, सभी टॉप टीम के बैचेस इसी मंथ के आसपास लॉन्च हो चुके हैं या कुछ होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल उसका एडवांस में रेडी रह सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 मंथ्स का 35K पे करना होगा, और 24 मंथ्स का यू हैव टू पे द 50K प्रीमियम। यहाँ पर फीस थोड़ी ज्यादा लिखी हुई तुम्हें दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड वो पूछेगा। अगर आप यहाँ पर एक रेफरल कोड डाल देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। इफ यू हैव एनी फाइनेंशियल इशू और यू आर सीकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ EMI और लोन फॉर योर फीसेज, आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल असिस्टेंस मिल जाएगा, बट स्टिल आपको कोड RDX ही डालना होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी और पूरी की पूरी एजुकेशन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक टाइप से आपको हाइब्रिड फीचर्स मिलते हैं। हाइब्रिड फीचर्स लाइक नोट्स आपको ऑफलाइन फॉर्म में मिलेंगे, 1-on-1 मेंटर्स मिलेगा, आप कभी भी अपने डाउट सेशन प्लान कर सकते हो, टीचर के साथ आमने सामने बात करते हुए डाउट पूछ सकते हो, और वो भी कभी भी घर पर बैठे हुए। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर, जहां पर आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन, और ना जाने क्या क्या फायदे आप उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली द कॉस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इंक्रीजेस। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अफोर्ड करने के लिए 59K फॉर द 1 ईयर। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि सेम अगर आप इतना अच्छे से कोचिंग किसी ऑफलाइन में लेने जाएंगे, दे विल डिमांड 1,59,000। लेकिन अगर आप इस कोर्स को कम करना चाहते हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको पर मंथ का कॉस्ट काफी कम पड़ जाएगा। यहाँ पर आप 90,000 रुपीज में 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मतलब 24 मंथ्स एट 90,000 विद ऑल पर्सनल असिस्टेंट।
यहां पर आप कोड डाल सकते हैं, सेम डिस्काउंट विल बी। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा फीचर मिलता है 101, एक टीचर के सामने बातें करके उससे आप पूछने का, अपनी स्ट्रेटजी बातें करने का, मतलब आपको बिल्कुल एक पर्सनल ट्यूटर की तरह फील देने का। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हर संडे को होता है अन अकेडमी का एक बहुत ही धांसू कॉम्बैट। उस कॉम्बैट के अंदर आप आरटीएक्स कोड डालकर एनरोल कीजिए, जगह बनाइए, मेहनत कीजिए। 1 घंटे का टेस्ट होगा, सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पर होगा, आप इसे लैपटॉप में या आईओएस में नहीं दे पाएंगे। गेमिफाइड वर्जन में अपनी लाइव रैंकिंग देखते हुए टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। रजिस्टर करना है, लिंक भी दिया गया है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी अभी स्क्रीन का और इसको क्रॉप करके स्कैन कर लीजिएगा। दिस क्यूआर कोड विल डायरेक्ट यू डायरेक्टली टू द कॉम्बैट रजिस्ट्रेशन लिंक। रजिस्ट्रेशन करते टाइम भी अगर आप इसको फ्री ऑफ कोर्स रजिस्टर करना चाहते हैं, यूज दिस कोड विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप टॉप रैंकर्स में आए तो आपको 100% से लेकर 25% तक की फेलोशिप मिल सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Among the following, which property is commonly exhibited by covalent compound? कोवैलेंट कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी जनरली कॉमन होती है? ऐसा नहीं है सबकी, डायमंड का भी कोवैलेंट कंपाउंड है, बट उसका तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जनरली जैसे हम किसी भी गैसेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपका ज्यादा रहता है, गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम रहता है। वो सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड है, तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। लेकिन सर डायमंड ग्रेफाइट का इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि दे आर नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। तो आप ये कह सकते हैं हाउएवर नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड्स, नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल कोवैलेंट सॉलिड्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एम इज गिवन। बोल रहा है इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो मैं सीधा सीधा देखकर बता सकता हूं कि ये पोटेशियम का फॉर्मूला है या सोडियम का। अरे पोटेशियम का तो एटॉमिक नंबर 19 होता है, ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 11। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम। अब बोल रहा है बताओ सोडियम किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा? इट हैव कैपेसिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम जो मेटल है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके एम पॉजिटिव बनाएगा। और ऑक्सीजन क्या बनाता है? -2 बनाता है। तो इसका एक चार्ज है और इसका दो चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो M2O टाइप का ऑक्साइड ये बनाता है। वैसे भी हम सोडियम ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सोडियम ऑक्साइड? Na2O। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू? इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, बिल्कुल सही। नॉन डायरेक्शनल, गलत। यही आंसर है, यही गलत है, यही आंसर है। बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर, उनकी तो डायरेक्शन फिक्स होती है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल कितने ओवरलैप किए, बिल्कुल सही है। द बॉन्ड फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी पोलर, बिल्कुल। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर होंगे, डिफरेंट है तो पोलर होंगे। लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, आंसर वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वैलेंसी दी गई है, कंपाउंड पूछा है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई का बहुत ही आसान सा एग्जांपल। A3B2 विल बी द आंसर, A3B2 विल बी द आंसर। वैलेंसी हमें दी गई। चलिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच शेल ऑफ N2। शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो हमने कहा था 6 इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? तो बिल्कुल 3 इलेक्ट्रॉन। कौन से वाले? 2p3 वाले। 2s2 वाले बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, 2p3 वाले ट्रिपल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज ए मिनिमम कोवेलेंट रेडियस? रेडियस की बात करते हैं तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन।
तो यहां पर हो क्या रहा है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, और इधर जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाट हैपन। तो यहाँ पर मिनिमम कोवेलेंट रेडियस किसकी होगी, जो या तो सबसे ऊपर लाई करता हो या सबसे राइट प्लेस में लाई करता हो। तो सबसे राइट प्लेस में और सबसे ऊपर, तो यहां मुझे नाइट्रोजन दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन वर्सेस कार्बन में किसकी ज्यादा होगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। सिलिकॉन की तो ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। मिनिमम पूछा, वो तो नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पर आ रहा है। आपको इन तीनों को अभी यहां पर कंपेयर करना है। अभी अभी आपको बताया कि इधर से इधर जा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअसली रेडियस जो है वो आपकी बढ़ रही है। तो नाइट्रोजन की रेडियस जो है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होगी, सबसे कम। फ्लोरीन की सबसे कम होगी, बट गिवन ऑप्शन में नाइट्रोजन की सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर पर ऑक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जहां पर इन्वॉल्व है। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आपको कुछ स्ट्रक्चर्स यहां पर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो यहां पर दो सल्फर बना लीजिए, दो हाइड्रोजन है तो दो OH लगा दीजिए। दो हाइड्रोजन है तो हमने दो OH लगा दिए। बच क्या गया, अब हमारे पास बच गए हैं 6 ऑक्सीजन। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके बांटते जाते हैं। इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाउ मच ऑक्सीजन वी आर लेफ्ट विथ, अभी भी दो ऑक्सीजन को लगाना बाकी। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं हाँ सर ऐसे लगा दो। फिर बेटा, एक तो ऑक्सीजन के सल्फर के 7 बॉन्ड हो गए, गलत है। 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है। फिर क्या करें, अब होगा क्या, यहाँ पर बचे हुए दो ऑक्सीजन को हम इस तरीके से अटैच करेंगे जहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए और सल्फर की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाए। दिस कंपाउंड कंटेन्स पर ऑक्सी बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सल्फर H2SO4 की तरह +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। ये दो ऑक्सीजन -1 में है, बाकी सारे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ रहने वाले। आप बाकी की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि H2SO4 जैसी स्ट्रक्चर आपको इसकी दिखाई देगी। बिल्कुल है, इसकी स्ट्रक्चर H2SO4 जैसी ही है, बस एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया है। इसी तरीके से आप चाहें तो H2S4O6 H2S2O6 की स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर अगेन फैजान भाईजान बताएंगे किसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। तो यहां पर एल्यूमिनियम +3 में है, Mg+2 में है, CS+1 में है, और लेंथेनम +3 में है। अब चार्ज के मामले में बात करें तो सर चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम वर्सेस लेंथेनम, दोनों का चार्ज तो हमारा क्या आ गया है, सेम। हु विल हैव द मोर पोलराइजेशन पावर, स्मॉल साइज किसका होगा, Al+3, जिसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल ही छोटा है। लेंथेनम का तो एटॉमिक नंबर काफी हाई आएगा, इट इज नियर बाई 57 58। और एल्यूमिनियम की जब हम बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर काफी कम है, 13 है। तो एल्यूमिनियम +3 इज स्मॉलर, और स्मॉलर साइज होने की वजह से यहां पर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन एटम आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दिमाग में आ जाता है एग्जाम में, पता नहीं क्यों एकदम, अरे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब होता है जब ऑक्सीजन इज अटैच विद द हाइड्रोजन, फोन इज अटैच विद द हाइड्रोजन, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एनीवन इज अटैच विद द हाइड्रोजन। द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज। बेटा मैं डायमंड, बिल्कुल इसी तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड जो मैंने आपको ग्रेफाइट में दिखाए थे, यहाँ पर आपके 3 3 बॉन्ड बने हैं हेक्सागोनल शीट में, वहां टेट्राहेड्रल में 4 4 बॉन्ड बनेंगे। ऑल विल बॉन्ड विद द कोवेलेंट बॉन्ड। तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फोर्सेस जो होती हैं वही डोमिनेटिंग होती हैं। ऑल्दो ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं किसके, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, मतलब जब चेन आगे से आगे कोवेलेंट बॉन्ड बनते जाते हैं नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड के
एग्जाम्पल, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल? PCl5 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बनाए हैं, 10 टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, डेफिनेटली ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड. आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. Moving to the question next, which of the following statement is correct for the covalent bond? It correct for the covalent. Electron are shared between two atoms. Yes. It may be polar, non-polar. Yes. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड. तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सही दे रहे हैं, एक्चुअल में ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर नोट करेक्ट पूछना चाहिए था. तो हम ऑप्शन सी आंसर दे पाते हैं कि डायरेक्शन इज नॉन पोलर. अरे ये ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन के बेस पे पोलैरिटी सिर्फ डिसाइड नहीं होने वाली, काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड है. Among CaH2NH3 NaH and B2H6 the covalent hydride are. बेटा कोवालेंट मैंने आपको कहा है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन रहती है कि एटलीस्ट हमारे पास एक तो कम से कम मेटल हो. यहाँ पर कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, यहाँ भी दोनों नॉन मेटल, यहाँ भी दोनों नॉन मेटल, तो ये आपके कोवालेंट होंगे. बाकी सारे के सारे हाइड्राइड जो हैं वो आयनिक इन नेचर होंगे, और वो इतने हाईली रिएक्टिव आयनिक होते हैं, एक्सप्लोसिव बिल्कुल. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द लीस्ट डायपोल करेक्टर? डायपोल करेक्टर जो है वो सबसे कम किसका हो? अगर मैं बात करता हूं वोटर की, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. अगर मैं बात करता हूं इथेनॉल की CH3CH2, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. अगर मैं बात करता हूं इथेन की, जहां पर कोई पोलर बॉन्ड है ही नहीं, जहां पर कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, सिर्फ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है, तो डेफिनेटली डायपोल आएगा ही नहीं. चार्ज ही नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा तो डायपोल नहीं आएगा, और डायपोल नहीं आएगा तो सबसे लीस्ट किसका होगा? इथेन का. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डायपोल मोमेंट? अभी अभी मैंने आपको बताया कोई भी परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होगी उसका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा. मीथेन is perfectly symmetrical structure with 109.5 degree angle and tetrahedral geometry. No lone pair or bonded atoms are same. Dipole moment is going to be 0. अब वो चाहे CH4 हो या CCl4 हो, बात सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों के दोनों परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या प्रॉब्लम आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में एक डायपोल किधर जाता है? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, एक कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ. इक्वल एंड अपोजिट डायपोल्स आर देयर, दे विल कैंसल आउट ईच अदर. कैंसल आउट होगा, डायपोल मोमेंट 0 आएगा. आंसर कौन आ गया बेटा? जो पुरानी मूवी में गुंडे यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला रहता है CHCl3 एंड इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने. और अगर आप इनके डायपोल्स के एरो बनाएंगे, हाइड्रोजन वाली कार्बन की तरफ आएगी, कार्बन से क्लोरीन की तरफ आएगी, तो ये एक दूसरे में एडअप हो रही हैं, और एडअप होंगी तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये मॉलिक्यूल पोलर होने वाला है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस द डायपोल मोमेंट? अगेन वाटर, सबको पता है एक हाईली पोलर सॉल्वेंट. अगर मैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करूं कि सर यहाँ तो अच्छा खासा चार्ज आएगा, बट परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, dipole will cancel out each other because there are no lone pair, there are all bonded atoms are same, symmetrically aligned, dipole moment will cancel out, is going to be 0. कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी देख चुके हैं, CCl4 का कितना होता है? 0. बेंजीन is also a non-polar molecule. Water is highly polar molecule, means high dipole moment is there. Which of the following would have a permanent dipole moment? सब कुछ सारे क्वेश्चन डायपोल मोमेंट के आ रहे हैं. SiF4 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, परफेक्टली सिमेट्रिकल 0. XeF4 कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर. कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर 0. BF3 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, परफेक्टली सिमेट्रिकल, कैंसल आउट 0. But if I talk about SF4, hybridization of SF4 is sp3d. और सल्फर कुछ इस तरीके से सीसो शेप में यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर कैंसल आउट नहीं होगा. कौन सा नहीं होगा? लेट इट चेक इट आउट.
यहाँ पर एरो फ्लोरीन की तरफ जाएगा, यहाँ पर एरो फ्लोरीन की तरफ जाएगा, डेफिनेटली ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, दिस विल कैंसल आउट। लेकिन यहाँ पर ये वाला कैंसल आउट करने की बजाय एक दूसरे में एड अप हो जाएगा और कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है, तो डायपोल मोमेंट विल नॉट इक्वल टू 0 है, दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर इन नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल विच हैज द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग। अभी अभी आपको एक बात बताई कि CH4 और CCl4 का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। अब देखिए दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर है। अब आपको पता लगाना है चार्ज ज्यादा कहाँ आएगा। डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। चार्ज ज्यादा किस में आएगा बेटा, क्लोरीन में, बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा एज कंपेरेटिव टू कार्बन आयोडीन। तो यहाँ पर अच्छा खासा पॉजिटिव, अच्छा खासा नेगेटिव होगा, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। आयोडीन में ये सब नहीं हो पाएगा। तब पॉजिटिव डायपोल मोमेंट इज प्रेजेंट। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अरे एक तो 0 होता है, उसके अलावा कुछ भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, डायपोल मोमेंट नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। तो जो परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इनका, हम एक एक बार सबका देख चुके हैं, इनका तो 0 होगा। HF जैसे हेट्रो डाई एटोमिक मोलिक्यूल का तो 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ पर HF है, H के ऊपर पॉजिटिव, F के ऊपर नेगेटिव, डायपोल मोमेंट जो है वो कहाँ जाएगा, डायपोल मोमेंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगा, नॉन जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा। जीरो डायपोल मोमेंट कहां पर होगा, अब सारे क्वेश्चन हम डायपोल मोमेंट के ही करने वाले हैं। जीरो डायपोल मोमेंट कहां पर होगा, अमोनिया, नॉट एट ऑल, कैंसल आउट ही नहीं होगा। वाटर को तो हम जानते हैं अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट है। cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड trans 1,2 डाइक्लोरोइथीन आर एग्जांपल। दिस इज अपोजिट साइड, जब क्लोरीन है वी कॉल इट ट्रांस, और जब सेम साइड क्लोरीन होंगे वी कॉल इट सिस। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस ओरिएंटेशन का फर्क है। अब जब हम ट्रांस की बात कर रहे हैं तो यहां से एरो इधर जाती है और यहां से एरो इधर, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल आउट, ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट 0। लेकिन यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन की तरफ एरो गई, यहाँ पर कार्बन की तरफ क्लोरीन की तरफ एरो गई, इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, कैंसल आउट नहीं होगा, और नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। वही तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसके बाद 10 क्वेश्चन का एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा होमवर्क आपको मिलेगा, जिसको मैं उम्मीद करता हूं तुम ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पोलर सोलवेंट कौन है। चलिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मैक्सिमम 3। So the maximum difference between the carbon and chlorine is 0.5 only. लेकिन if I talk about option C, जहां पर CH3OH present है, ऑक्सीजन हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 एंड इट हैव ओनली 2.1। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1.4, and this 1.4 electronegativity difference will make this molecule most polar in nature. Answer is going to be option C. तो आज के क्वेश्चंस जो थे काफी बेसिक थे। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात जो है वो नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, जहां पर हम अप्रोक्सली सारे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के लगाएंगे। तब तक के लिए कुछ डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको होमवर्क है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 8, 9 एंड 10, 10 क्वेश्चन 41 टू 50 आपके लिए होमवर्क है, जिनका एक्सपेक्ट करता हूं कि इनका होमवर्क का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट, बाय बाय। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जाना चाहते हैं तो आप RDX10 कोड यूज करके एनी टाइम आ सकते हैं। वी विल वेलकम यू देयर विद टॉप नॉच कंटेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू, बाय बाय।